हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 157। राजा होंगजियांग के 23वें साल की सर्दियों में राजकुमार चेंगवांग जिंगशाओ को मंत्रियों द्वारा दोषी ठहराया गया और कैद कर दिया गया। जिंगशाओ के सभी रिश्तेदार और दास दासियां उसके महल की अच्छे से सफाई कर भाग गए। उसका साथ देने के लिए रुका तो केवल उसका मुख्य पत्नी मू हान जियांग। कैद खाने में सूखी घास पड़ी हुई थी जिसमें चूहे घूम रहे थे। एक चूहा घूमते घूमते आकर राजकुमार की उंगली पर काट देता है। राजकुमार चौंक कर उठ जाता है और चूहे को तुरंत अपने हाथ में पकड़ लेता है। हलचल सुन मुहान उठकर पूछता है, वहां गई, आप सो क्यों नहीं रहे? राजकुमार उसे मजाक करते हुए कहता है, देखो मैंने खाने के लिए शिकार पकड़ा है। मुहान घबराकर कहता है, चूहा? अगर वहां गई आपको नींद नहीं आ रही तो हम बातें कर देते हैं। मुहान को इस तरह से खांसते हुए देख राजकुमार परेशान होकर कहता है, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो मेरे साथ लेट जाओ। मुहान मुस्कुराकर कहता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं। राजकुमार निराश होकर कहता है, अगर इस सब की वजह मैं ना होता तो तुम कभी भी ऐसी घटिया जगह पर ना होते। राजकुमार उस चूहे को लेकर एक डब्बे के पास जाता है और मुहान मन में कहता है, इन दिनों एक साथ कैद में रहने के बाद मैंने इसे बहुत ही ध्यान से देखा है। शुरुआत में गुस्से से पागल होते हुए और फिर धीरे धीरे टूटते हुए, और अब मैं इसे देख रहा हूँ पूरी तरह से बिखरते हुए। इसके लिए मेरे मन में जो सालों से नफरत थी वो धीरे धीरे कुछ ही पलों में चुपचाप गायब हो गई। आखिरकार ये भी तो एक बदकिस्मत इंसान है। मोहन कहता है, वहां गई, वो देखिए ऊपर। राजकुमार ऊपर देखते हुए कहता है, चांद। कैद खाने की समतल ऊंची दीवारों के ऊपर छत नहीं थी जिससे आसमान का सुंदर दृश्य नजर आ रहा था, जो हमेशा कैदी के मन में बाहर निकलने की लालसा पैदा करता रहे। पर अफसोस, इस रास्ते से कभी भी कैदी बाहर नहीं निकल पाएगा। आजादी उसके सामने है पर वो हासिल नहीं कर सकता। राजकुमार मुहान के पास बैठते हुए कहता है, कितना सुंदर रात का आकाश है। वैसे ये रेगिस्तान जितना सुंदर नहीं है पर फिर भी बहुत सुंदर है। मुहान पूछता है, रेगिस्तान का आसमान कैसा दिखता है? राजकुमार कहता है, रेगिस्तान उतनी दूर तक फैला हुआ होता है जितनी दूर तक आंख देख सकती है, और 100 मील तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं। उस समय मैं श्यांगनू के मुखिया का खात्मा करने के लिए गया था। मैं अपने साथ 3000 घुड़सवारों की सैन्य टुकड़ी देकर गया था। मैंने सारी रात रेगिस्तान में उसका पीछा किया। सारे रेगिस्तान में घोड़ों के पैरों की आवाज गूंज रही थी। मुहन कहता है, उस समय तो वांगई के मन में कोई डर नहीं होगा। राजकुमार कहता है, बिल्कुल सही। मैं जब छोटा था मुझे तो पता ही नहीं था कि डरते कैसे हैं। मुझे बस पता था तो जल्दबाजी का। भले ही मेरे पास 3000 की सेना थी पर श्यांगनू की 50,000 की सेना से पंगा लेने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। ये बात एकदम से राजकुमार के मन को लगती है तो वो मुहान से पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तो मुहान कहता है, वहां गई, आप जब छोटे थे तो कितने निडर थे और अभी भी कोई चिंता की बात नहीं। राजकुमार मुस्कुराकर मन में कहता है, हमने पहली बार एक दूसरे से इतने आराम से बैठकर बात की है। ये काफी लंबे समय से कैद में है और ये इसके लिए शर्मिंदगी की बात है, पर फिर भी इसके चेहरे पर इसके पढ़े लिखे होने का अभिमान साफ तौर पर झलक रहा है, बिल्कुल हरे बांस की तरह, जो असल में बहुत ज्यादा मजबूत है। ये मुझसे, जिसने रणभूमि में इतने साल गुजारे हैं, उससे भी ज्यादा मजबूत है, और मैं हमेशा इसे अपनी शर्मिंदगी का कारण मानता रहा। राजकुमार ये सब सोचकर हैरान हो रहा था पर अचानक से वो चौंक जाता है जब उसे मुहान के खांसने की आवाज आती है। मुहान बुरी तरह से खांस रहा था। राजकुमार उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? मुहान कोई भी उत्तर नहीं देता तो राजकुमार उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, यहाँ आओ, ऐसे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तुम इतने पतले क्यों हो? और तुम्हारे हाथ, ये भी कितने पतले हैं। राजकुमार और मुहान दोनों शर्मा रहे थे। मशाल के जलने की आवाज आती है तो राजकुमार धीरे से कहता है, कोई आ रहा है। खिड़की से कोई देख रहा था। राजकुमार मुहान को लेकर लेट जाता है और उससे कहता है कि बिल्कुल आवाज मत करना। दरवाजे के बाहर 3 लोग खड़े थे जिसमें से 2 ने मंत्रियों के कपड़े पहने हुए थे और एक के कपड़े पहरेदारों वाले थे। पहरेदार कहता है, राजकुमार चेंगवांग, सजा मंत्रालय से 2 लोग आपसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। मुहान धीरे से कहता है,
राजा के रिश्तेदारों पर रात के समय जांच पड़ताल करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। वांग गई ध्यान से। मुहान के चेहरे को सहलाते हुए मुस्कुराकर राजकुमार कहता है, मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। राजकुमार चिल्लाकर उत्तर देते हुए कहता है, मुझे सोना है, मैं कल बात करूंगा। राजकुमार के मना करने के बावजूद भी वो तीनों अंदर घुस आते हैं। पहरेदार कहता है, वांगई यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वांगई तो अपना अपराध स्वीकार कर नहीं रहे, तो क्यों ना आज वांगफई से पूछा जाए। राजकुमार चिल्लाकर कहता है, मैं देखता हूँ कि किसकी हिम्मत होती है। अगर तुम लोग वांगई और वांगफई से पूछ पड़ताल करना चाहते हो तो तुम लोगों के पास महाराज का लिखित आदेश होना चाहिए। इतनी लापरवाही से काम करने की किसकी हिम्मत हुई। वो व्यक्ति दरवाजे पर ताला लगाते हुए कहता है, कब पूछ पड़ताल करनी है कब नहीं, ये केवल वांगई पर निर्भर नहीं करता। और रही बात इनकी आप दोनों के खिलाफ हिम्मत करने की, तो ये बात इन पर निर्भर करती है। दरवाजे के बंद होते ही वो दोनों खंजर निकाल देते हैं। उन दोनों में से एक कहता है, हमला। राजकुमार उनका सामना करने को तैयार था। वो उनसे लड़ना शुरू कर देता है और चिल्लाकर कहता है, जुन किंग ध्यान से। वो लोग मुहान पर हमला नहीं करते, उनका निशाना राजकुमार था। राजकुमार उन दोनों का मुकाबला बहुत ही अच्छे से कर रहा था। एक के साथ राजकुमार लड़ रहा था तो दूसरा उसकी तरफ खंजर लेकर बढ़ रहा था, जिसे मुहान देख लेता है। मुहान राजकुमार को चेतावनी देता है और राजकुमार को बचाने के लिए मुहान राजकुमार के आगे हो वो खंजर का वार अपने ऊपर दे देता है। राजकुमार उन लोगों का अकेले ही मुकाबला कर देता है। मुहान जख्मी था तो राजकुमार के सहारे वो बैठा हुआ था। राजकुमार उससे कहता है, हान जियांग, तुमने ये सब क्यों किया? इस सब का क्या फायदा? मैंने इतने सालों तक तुम्हें नजरअंदाज किया, मैंने अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई और तुम आज भी अभी भी मेरी कदर कैसे कर सकते हो? तुम बहुत ही काबिल इंसान हो और तुम्हारे जीवन की हर एक मुसीबत का कारण मैं हूँ। मुहान कोई उत्तर नहीं देता। वो मुस्कुराता है और अपने प्राण त्याग देता है। राजकुमार चिल्लाकर कहता है, नहीं, कोई मदद करो। राजकुमार मदद के लिए पुकारता है पर कोई भी मदद के लिए नहीं आता। राजकुमार मुहान के मृत शरीर को गले से लगाकर रोते हुए कहता है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ तुम हो हान जियांग। नहीं नहीं। राजकुमार की आंखों में आंसू थे और नहीं चिल्लाते हुए नींद से जाग जाता है। मुहान उसके साथ ही सोया हुआ था पर उसके चिल्लाने के कारण वो उठ जाता है। वो पूछता है, क्या हुआ श्याओ शाओ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? राजकुमार कहता है, जुन किंग। मुहान कहता है, और राजकुमार के चेहरे को सहलाते हुए पूछता है, आप इतना डर क्यों गए? आपने ऐसा क्या देखा सपने में? राजकुमार मुहान को जुन किंग कह अचानक से कसकर गले लगा लेता है। मुहान राजकुमार की कमर को सहलाते हुए मुस्कुराकर मन में कहता है, हमारी शादी को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं पर अभी भी ये बच्चों की तरह व्यवहार करता है। और कहता है, मैंने अभी अभी बहुत ही अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि हम दोनों कैद खाने में हैं और आपने चूहा पकड़ा है। मुहान के सपने के बारे में सुनकर राजकुमार एकदम से डर जाता है, चौंक जाता है और चिल्लाकर कहता है, जुन किंग। मुहान कहता है, क्या हुआ? राजकुमार मुहान के प्रश्न के उत्तर में उसके होठों को चूम देता है और मुहान को बिस्तर पर लिटा फिर से उसके होठों को चूमना शुरू कर देता है और मन में कहता है, मैंने अभी जो सपना देखा वो बहुत ज्यादा सच्चा था। सब कुछ खो देने के दर्द के नीचे मैं दब गया था, इतना ज्यादा कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मुझे तसल्ली चाहिए। मैं हर एक चीज की धीरे धीरे तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कि मैंने जुनकिंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है और हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। राजकुमार मुहान का हाथ परे करता है और मुहान राजकुमार का हाथ कसकर पकड़ लेता है। राजकुमार का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। राजकुमार की आंखों में डर था। वो कहता है, जुन किंग। राजकुमार के पसीने को पोंछते हुए, राजकुमार के चेहरे को सहलाते हुए मुहान कहता है, मैं यही हूँ, मैं हमेशा से यही था। राजकुमार मुहान को कसकर गले लगा लेट जाता है। दोनों ने आंखें बंद की हुई थी और दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। राजकुमार मन में कहता है, पिछला जन्म किसी निराधार अस्थायी सपने जैसा है जिसके ऊपर पछतावा करने का ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई जरूरत। आखिर इस दुनिया में फिर से दोबारा से सब कुछ शुरू करने के कितने मौके मिलते हैं? जब आप उस व्यक्ति को खो देते हो जो आपके सामने है, सिर्फ तब आपको एहसास होता है कि दौलत, शोहरत सब अस्थायी है और पछतावे का बोझ बहुत भारी होता है।